गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आप लोगों का जेईई एडवांस का पेपर काफ़ी अच्छा हो गया होगा। आपको मैंने पहले भी कहा था, पेपर में पेशेंस, कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन का बहुत बड़ा रोल है। ये होते हैं हमारे इनटेंजिबल वैल्यूज। एक तो आपने काफ़ी सारा पढ़ लिया, वो अलग बात है। उस दिन आप कितना मोटिवेटेड हैं, कितना एक्साइटेड हैं और कितना पेशेंटली अपना काम करते हैं। ये जो पेपर है ये स्पीड का नहीं है, ये बेसिकली आपके पेशेंस का है। शांति से अपना करते रहिए, आपका काम हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि आपको 100 में से 100 करने हैं, नहीं। जितना आपसे हो पाए उतना अच्छा, उतने में आपका काम हो जाएगा। राइट। नॉर्मली 50, 55, 60% पे जेईई में आपका रैंक आ जाता है। इसके ऊपर किया तो आपका रैंक अच्छा आएगा, है ना। अगर सारे क्वेश्चन नहीं भी कर पाए तो भी कोई बात नहीं। तो आपको मैंने कहा भी था क्लास लेते हुए पूरे साल भर में कि हमें पेशेंस रखना है, शांति से काम करना है। अगर कभी लगे कि भाई ये क्वेश्चन हमारा मुश्किल आ गया तो क्या करना था, मुश्किल क्वेश्चन आ गया, आपका ब्रेन वहाँ अटक जाता है। तो हमें अगर ब्रेन अटका नहीं है, डिमोटिवेट नहीं हुए हैं, तो आगे चलो। अगर थोड़ा डिमोटिवेट हो गए, ब्रेन अटक गया और सोच रहा आप क्या करें क्या नहीं करें, पेन डाउन, आंखें बंद और 15 से लेकर के 1 तक की गिनती दोबारा गिनेंगे। 15, 14, 13, 12, 11, 10। इससे क्या होता है, आपका माइंड रिबूट हो जाता है एंड देन यू आर अगेन एबल टू थिंक क्लियरली। हाँ भाई, ये क्वेश्चन हमें अभी छोड़ देना है, बाद में करना है। नॉट नेसेसरीली सारे क्वेश्चंस हमें आने चाहिए। अभी आपके सामने मैं सॉल्व करूंगा जेईई एडवांस का पेपर नंबर 1 एंड यू विल सी कि पेपर इतना मुश्किल नहीं था। एक आधे क्वेश्चन थोड़े एल्जेब्रिकली ट्रिकी थे, फिजिक्स टाइप ट्रिकी नहीं थे, एल्जेब्रिकली ट्रिकी थे। तो दैट्स इट, है ना। और देखो, हर क्वेश्चन को करने के कई सारे रास्ते होते हैं, छोटा भी होता है, लंबा भी होता है। अब मैंने खुद ने बैठ के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, मुझे थोड़ा टाइम मिला और जो समझ में मुझे आया तरीका, उससे मैंने सॉल्व कर लिया। हो सकता है आपका तरीका अलग हो। जहां तक फिजिक्स सही होने का सवाल है, अगर आपका फिजिक्स सही है, आपका न्यूमेरिकली वो भी आपका सही है, तो कोई भी तरीका लगाओ, आपका आंसर सही निकले। ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये वाला था। इफ यू कैन सी एट द बोर्ड, ये हमारा एक बड़ा सा रिंग है और इसमें एक ये स्प्रिंग है और ये इस छोटे डिस्क के सेंटर पे लगी हुई है और डिस्क का रेडियस स्मॉल आर है, इस रिंग का रेडियस कैपिटल आर है। और डिस्क को आपने थोड़ा सा ऐसे घुमा के छोड़ दिया। अब ये डिस्क आपका ऐसे ऐसे करके एसएचएम करेगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगी। तो इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको निकालना है इसका ओमेगा। नाउ वी नो वेरी वेल कि एसएचएम के क्वेश्चंस में या तो हम लोग कर लें फोर्स बैलेंस, या हम लोग कर लें टॉर्क बैलेंस, या हम लोग कर लें एनर्जी बैलेंस। जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर लीजिए। उससे अंत में इक्वेशन क्या आएगा, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स या अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। ओमेगा निकाल लेंगे आप, आपका आंसर आ जाएगा। परफेक्ट, इतना ही था। सारे अप्रोच आपके जो है इजी हैं। अगर आपको फोर्स का अप्रोच डिफिकल्ट लगता है तो मैंने इंस्टेंटली लगाया अप्रोच एनर्जी का। सपोज मैंने क्या किया, तो थोड़ा सा मैंने मैं इसको इस डायग्राम पे बना देता हूँ, ठीक है ना। मैं इसको इस पर ही बनाता हूँ। थोड़ा सा इसको मैंने ऐसे टिल्ट कर दिया, मैंने बड़ा बनाया है ताकि आपको दिख जाए। थोड़ा सा इसको मैंने ऐसे टिल्ट कर दिया और ये पूरा एंगल है थीटा। देखिए, ये आपका ऐसे था और ये आपका ऐसे था, थोड़ा इसको मैंने टिल्ट कर दिया। एंगल थीटा है और ये थीटा एंगल काफी कम है, ये भी आर, ये भी आर। ये आपका डिस्क था, इसका रेडियस स्मॉल आर। डिस्क आपके यहाँ पे गया, इसका रेडियस स्मॉल। अभी क्या होगा, हम लोग बात करते हैं एनर्जी की। डिस्क अगर ऊपर जाएगा, एनर्जी इसमें 3 तरह के होंगे। अभी ये मोशन कर रहा है हमारा ऐसे। एक तो क्या होगा, डिस्क का एनर्जी रोटेशनल, तो वो कितना हो जाएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा डिस्क का वेलोसिटी है, प्लस इसका एक हो जाएगा एनर्जी सेंटर ऑफ मास का, हाफ एम वी स्क्वायर, प्लस जो स्प्रिंग इसके अटैच है वो भी तो अपना खींची, तो स्प्रिंग का कितना हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। और प्लस ये जो डिस्क अपनी एच हाइट ऊपर भी तो गई, ये जो अपना हाइट है, ये हाइट है अपना एच।
तो डिस्क अपना एच हाइट ऊपर भी गई तो ये mgh और इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूं एनर्जी के अप्रोच से, तो ये आपका कांस्टेंट हो जाएगा, राइट, है ना। अभी जैसे हम लोग क्लास में करते थे, हमें इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करना है इक्वेशन को, और इसको सिंप्लीफाई करते रहना है। अंत में आपका आ जाएगा अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। ओमेगा को आपको यहां से मैच कर लेना है तो आपका आंसर आ जाएगा, खत्म किस्सा, है ना। तो चलिए इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, और मैंने भी इसको सारा डिफरेंशिएट किया हुआ है। इस पहली टर्म को डिफरेंशिएट करते हैं बड़ा पीसफुली। इसको मैंने डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा, ये 2 से तो 2 अपना कैंसिल हो जाएगा। डिफरेंशिएट करेंगे तो इट विल बी आई ओमेगा और डी ओमेगा बाई डी टी। इसको मैंने डिफरेंशिएट किया, विल बी एम वी डी वी बाई डी टी। ओमेगा किसका है, छोटी वाली डिस्क गोल गोल घूम रही है अपने यहाँ पे, ये उसका सेंटर है और ये इसका पॉइंट ऑफ रोटेशन है, जहाँ वो अपना इससे टच में है बड़ी वाली रिंग से। तो ये ओमेगा और ये भी उसके हैं। तो आपने डिफरेंशिएट किया तो इसका कितना आ जाएगा, टू हमारा कैंसिल, के एच डी एक्स बाई डी टी डिफरेंशिएट करेंगे तो, और एम जी एच का क्या हो जाएगा, एम जी एच को मैं इस तरह लिख लेता हूं, एम जी आर 1 माइनस कॉस थीटा। हम लोग ऐसे लिखते थे, तो आप डिफरेंशिएट कर लीजिए, है ना। तो आप डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो मैंने डिफरेंशिएट किया, 1 का 0, कॉस का माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस, इट विल बी एम जी आर कॉस थीटा, और इट विल बी इक्वल टू 0। इसको मैंने डिफरेंशिएट कर लिया, है ना। इसको मैंने डिफरेंशिएट कर लिया। अभी हम लोग वैल्यूज पुट कर देते हैं और अपना आंसर निकाल लेते हैं, अपना आंसर निकाल लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे डी ओमेगा बाई डी टी क्या है। आई का वैल्यू ये डी ओमेगा बाई डी टी तो अल्फा हो गया, तो कलर मैं फिर से रेड करता हूँ, कलर फिर से, ये तो अल्फा हो गया, ये मेरा ओमेगा है। इसका आई कितना होता है, अबाउट सेंटर ऑफ मास, एम आर स्क्वायर बाई 2, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम, क्योंकि ये डिस्क हमारा कर रहा है प्योर रोटेशन, है ना, अबाउट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, स्लिपिंग तो है ही नहीं, प्योर रोलिंग है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इट विल बी आर ओमेगा, और डीवी बाई डी टी क्या हो गया, ए क्या होता है, आर एल्फा। तो आर एल्फा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं, हम लोग इसको नॉर्मली करते ही आए हैं, है ना। तो ये तो रोटेशनल एनर्जी, ये हमारा एनर्जी काइनेटिक। अभी एक्स और के एक्स और डी एक्स बाई डी टी। एक्स क्या है, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मेरा एक्स, वो कितना चला, यहाँ पे कितना चला, ये डिस्टेंस मेरा एक्स है, और यही हमारा स्प्रिंग का एक्सटेंशन होगा। तो एक्स को आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ ऊपर लिख देता हूं मैं, एक्स इक्वल टू आर थीटा। थीटा कौन सा, ये बड़ा वाला एंगल है, लेकिन डिस्क तो अपने अलग रोटेट कर रही है, उसका तो एंगल अलग होगा। तो डिस्क का एंगल हम लोग मान लेते हैं फाई, डिस्क का एंगल हम लोग फाई मान लेते हैं। डिस्क के फ्रेम में हो गया आर फाई, आर डिस्क का रेडियस है, और बड़े वाले के फ्रेम में क्या हो जाएगा, अच्छा ये इसके सेंटर से लिंक है, तो और जो एक्स भी हम लोग सेंटर से सेंटर नाप रहे हैं, तो हमें ये लेना पड़ेगा डिस्टेंस आर माइनस आर, लेना पड़ेगा आर माइनस आर, आर माइनस आर। इतना लेना पड़ेगा सेंटर टू सेंटर, आर माइनस आर। मैं किसके लिए बोल रहा हूं, कि मैं बोल रहा हूं एक्स के लिए, आर थीटा के लिए। आर थीटा की जगह हमें लेना पड़ेगा आर माइनस आर इंटू, ठीक है जी। आर माइनस आर इंटू थीटा, आर फाई को आप कर दीजिए आर माइनस आर इंटू थीटा, एक्स का वैल्यू इतना हुआ, ये सारा यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो ये सारा के सारा हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं। अब ये फिर से रेड पेन लेना पड़ेगा, रेड पेन
के तो के ही हुआ, आर फाई। अब फाई कौन सा एंगल है जो डिस्क सही है, वो तो अलग एंगल है ना, और ये अलग एंगल है। तो के और के के बाद में आपका हो गया एक्स, एक्स को आपने लिख दिया आर फाई और डी एक्स बाई डी टी। आर डी एक्स बाई डी टी भी आपको लिखना है, एक मिनट, डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी यहीं से निकाल लूं, आर डी फाई बाई डी टी, तो ये हो जाएगा आर और डी फाई बाई डी टी आपका हो गया ओमेगा, और प्लस एम जी आर कॉस थीटा। अभी इसका हाइट लेना है, इसका हाइट भी इसके सेंटर ऑफ मास से ही होगा, तो इसका हाइट भी इसके सेंटर ऑफ मास से ही होगा। तो ये आर की जगह पे भी आपको लगाना पड़ेगा क्या, ये आर की जगह लगाना पड़ेगा आपको एम जी आर माइनस आर। क्यों लगाया मैंने, क्योंकि सेंटर से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस लेना है, हाइट तो सेंटर ऑफ मास का ही होता है। तो सेंटर ऑफ मास डिस्क से लेकर के पॉइंट ऑफ रोटेशन, यहाँ के बीच का डिस्टेंस आर माइनस आर है, ये आपको लेना है ना, ये आपको लेना, ये आपको लेना। तो चलिए यहाँ पे ये जो एम जी आर कॉस थीटा है, इसकी जगह मैं क्या करूंगा, इसकी जगह मैं लिखूंगा एम जी आर माइनस आर कॉस थीटा, और फिर थीटा का भी डिफरेंशिएशन होगा डी थीटा बाई डी टी। नाउ वी कैन पुट द वैल्यू, सारे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। एम जी का मैंने एम जी ही लिख लिया, ठीक है जी, एम जी का मैंने क्या किया, एम जी ही लिख लिया। लेट अस सी ऑल द टर्म्स, एम जी का मैंने एम जी ही लिख लिया, और आर माइनस आर यहाँ पे हमारा क्या था, कॉस थीटा था, तो कॉस का क्या आएगा, साइन, तो साइन करना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा। वी हैव इनफ टाइम, धीरे धीरे ही चलते हैं, अभी जल्दी का कोई, आर माइनस आर साइन थीटा, ये जो टर्म है आर माइनस आर साइन थीटा, ये टर्म इसके बराबर है, इस साइन थीटा ऑलमोस्ट थीटा होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूं एक्स, और एक्स को लिख सकता हूं मैं आर फाई, है ना, एम जी इसको लिख दिया मैंने आर फाई, ये तो हो गया एक्स आर फाई, और एक हो गया डी थीटा बाई डी टी। तो डी थीटा बाई डी टी आप यहां से निकाल सकते हैं, डिफरेंशिएट कर दीजिए, आर ओमेगा तो इधर आ जाएगा, आर माइनस आर इधर आ जाएगा, और इक्वल टू आपका आ जाएगा डी थीटा। जो डी थीटा बाई डी टी है, ये ओमेगा कौन सी वाली है, ये वाली बड़ी वाली, छोटी वाली नहीं है। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं, यहाँ पे आ गया एम जी आर फाई, एक बार और चेक कर लेते हैं, एम जी आर माइनस आर साइन थीटा, तो एम जी राइट ये था अपना, और इसको सही बात है, इसको लिख दिया मैंने डी थीटा बाई डी टी बचा है, तो लिख दिया मैंने आर ओमेगा अपॉन आर माइनस, और दैट थिंग इक्वल टू जी। यहाँ पे खाली एक बात ध्यान देनी है मुझे, भाई वैसे तो क्वेश्चन सिंपल ही है ना, लेकिन ये एंगल अलग है और ये एंगल अलग है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक पेज में ऐड कर लेता हूँ, इसको मैंने फर्दर सिंप्लीफाई किया, ऐड किया, तो एक बार वापस चलते हैं पीछे, यहाँ पे भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा ऐड किया मैंने, ये क्या है एम आर स्क्वायर बाई 2 और ये एम आर स्क्वायर, तो ये 3/2 एम आर स्क्वायर हो जाएगा, 3/2 एम आर स्क्वायर हो गया, ये हो गया ओमेगा, ये हो गया अल्फा, और प्लस 3/2 प्लस ये हो गया मेरा के आर स्क्वायर ओमेगा 5। आराम से देखते हैं, एम आर स्क्वायर बाई 2 एम आर स्क्वायर 3/2 एम आर स्क्वायर ओमेगा, ये हो गया मेरा के आर स्क्वायर ओमेगा 5, तो भी मैं डिफरेंशिएट कर, तो इसको भी मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं, है ना,
तो ये मेरा हो जाएगा mg तो 1 है, mg के बाद में ओमेगा है r है, आर स्क्वायर ओमेगा, ये मेरा फाई और डिवाइड बाय r माइनस इक्वल टू 0। तो आगे चलते हैं और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बस अब हमारा अभी आंसर आ जाएगा। तो मैंने फिर बाद में सिंप्लीफाई कर दिया, 3/2 m एल्फा इक्वल टू माइनस mg अपॉन r माइनस r प्लस k इंटू फाइव। इसको आप और सिंप्लीफाई कर लीजिए, एल्फा इक्वल टू -2/3 अपॉन r माइनस r प्लस k इंटू फाइव। ये इक्वेशन आपका SHM का आ गया, ठीक है। ये इक्वेशन आपका SHM का आ गया। एल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा वाला, थीटा की जगह फाई है। इमीडिएटली आपका ओमेगा आ गया कितना, इसका अंडर रूट। तो इसका अंडर रूट आपका ओमेगा आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, इसका आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, इसका आंसर आ गया ए। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 1। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, इसको आप देख लीजिए। अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, और हम लोग फटाफट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। नंबर 2 पे कैसे जाए, नंबर इस 1 को मैं रब कर देता हूं सारा की सारा, या रब करने से अच्छा है 2 को पढ़ लेते हैं हम लोग, है ना। तो 2 को यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 बेसिकली क्या बोल रहा है, 2m मास का पार्टिकल आगे आया, इस m से कोलाइड किया, ये m इधर गया, वो 2m उधर गया। तो ये एंगल का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है। ये क्वेश्चन हमारा कोलिजन का है, कोलिजन का है। क्वेश्चन में एक और बात गिवन है कि एनर्जी आपका कंजर्व कर रहा है, इलास्टिक कोलिजन है। अभी यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन है तो उसका इक्वेशन दो तरीके से बन सकता है, या तो आपका बने एनर्जी का इक्वेशन हाफ mv² वाला, या आपका बना इक्वेशन E वाला जो आता है ना, E इक्वल टू 1। बट E वाले में फिर आपको निकालना पड़ेगा लाइन ऑफ इम्पैक्ट कौन सा है, अलॉन्ग उस लगाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है दो इक्वेशन लेते हैं, एक तो मोमेंटम का, एक एनर्जी का। ठीक है, तो इसका मोमेंटम मैं मान लेता हूं P1, इसका मोमेंटम मैंने मान लिया P1, इसका मैंने मान लिया P2, इसका मैंने मान लिया। मोमेंटम का इक्वेशन क्या होगा, यहीं पर लिख देते हैं। तो मोमेंटम का इक्वेशन हो जाएगा P1 इक्वल टू P2 प्लस P2। मोमेंटम का आएगा इक्वेशन, एक अपना एनर्जी का इक्वेशन आएगा। अब यहाँ पे हमें एंगल निकालना है, देखो एंगल निकालना है थीटा। तो इफ यू, अगर हम ढंग से देखें तो ये लाइन तो है P1 का, और ये लाइन है P2। हमें एंगल निकालना है बिटवीन P1 एंड P2। तो थीटा एंगल इज बिटवीन P1 एंड P2। तो मैं P2 को इधर ले जाता हूँ, फिर दोनों साइड सम करता हूँ, थीटा आपका जनरेट हो जाएगा, थीटा आपका जनरेट हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। तो अगले पेज पे करते हैं। आपका क्या था वो, P1 इक्वल टू P2 प्लस P3। इक्वल टू P2 प्लस P3 हमारा एक इक्वेशन था। P2 को इधर ले आइए, P1 माइनस P2 इक्वल टू 3, दोनों साइड का सम कर दीजिए, वेक्टर एडिशन हो जाएगा। इधर का क्या हो जाएगा, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर माइनस 2 P1 P2 कॉस थीटा। हमारा एम थीटा को ही निकालने का है,
थीटा आपका जनरेट हो गया एंगल बिटवीन P1 एंड P2 और इक्वल टू P3 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू P3 का स्क्वायर। इक्वेशन एक तो आपका आ गया मोमेंटम कंजर्वेशन का, और दूसरा क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है एनर्जी भी कंजर्व हो रहा है, इलास्टिक कोलिजन है। एक आपका आएगा एनर्जी कंजर्वेशन का, एनर्जी P1 का, राइट, जो एनर्जी P1 का है वो P2 और P3 के एनर्जी के सम के बराबर है। हम लोग बात कर रहे हैं एनर्जी खाली काइनेटिक की, चलिए एनर्जी को भी बराबर कर देते हैं, वो मैं यहां कर देता हूं। तो एनर्जी 1, एनर्जी ऑफ 1 का स्क्वायर इक्वल टू एनर्जी ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस एनर्जी ऑफ 3 का स्क्वायर। हम लोग बात कर रहे हैं खाली काइनेटिक एनर्जी की। क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ मोमेंटम वहाँ एनर्जी, सब कुछ मोमेंटम के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 1 स्क्वायर एनर्जी और मोमेंटम में क्या होता है, एनर्जी का तो स्क्वायर थोड़ी आएगा, खाली एनर्जी आएगी। स्क्वायर बाय 2m इक्वल टू P2 स्क्वायर बाय 2m प्लस स्क्वायर बाय m। इतना मामला हो गया है ना, तो इतना हमारा मामला हो गया, इतना हमारा मामला हो गया। हमें क्या करना है, हमें जो है इनको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करके हमें cos थीटा निकालना है। यहाँ पे P1 का वैल्यू गिवन है, P1 हमारा क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि P1 तो आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है, उसका मास भी कांस्टेंट, उसका स्पीड भी कांस्टेंट, उसका वेलोसिटी भी कांस्टेंट। तो P1 तो कांस्टेंट है, और आपको P2 हमें निकालना है, तो P3 को एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है, P3 को एलिमिनेट कर देते हैं, m से हम आपका कट गया, P1 स्क्वायर बाय 2 माइनस 2 स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू 3 स्क्वायर। P3 स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेते हैं और स्लोली इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर माइनस 2 P1 P2 cos थीटा इक्वल टू P1 स्क्वायर बाय 2। अब कोई दिक्कत तो नहीं हुई, सारा एक बार चेक कर रहे हैं कैलकुलेशन का, सारा क्लियर हो गया, सारा चेक कर लिया मैं। इस P1 को माइनस कर लूं तो ये हो गया P1 स्क्वायर बाय 2, को इधर ले आए, ये हो गया 3 बाई 2 P2 स्क्वायर, ये हो गया माइनस 2 P1 P2 cos थीटा और इक्वल टू P3 को मैंने एलिमिनेट कर दिया। भाई मेरे पास में इक्वेशन ही दो है, इनको करना पड़ेगा कुछ ना कुछ एल्जेब्रिकली, तभी तो हमारा आंसर आएगा। इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। P1 स्क्वायर प्लस 3 P2 स्क्वायर माइनस 4 P1 P2 cos थीटा, स्क्वायर प्लस 3 P2 स्क्वायर माइनस 4 P1 P2 cos थीटा इक्वल टू, एज यू ऑलरेडी नो P1 तो हमारा कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा। P2 और थीटा आपस में लिंक हैं, चेंज हो सकते हैं, तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं इक्वेशन को 3P2 स्क्वायर माइनस 4 P1 P2 cos थीटा प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 0। अभी ये हो गया आपको क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू। ये क्वेश्चन मैथ्स का ज्यादा हो गया, अलजेब्रा का फिजिक्स का कम हो गया। अब कंडीशन लानी है मिनिमम मैक्सिमा की, तो वह कहां से आ जाएगी, डिटर्मिनेंट से।
भाई जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो 0 से बड़ा या उसके बराबर होना चाहिए, तभी तो इसके रूट रियल होंगे। तो चलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की क्या है, 4p1 cos थीटा, 4p1 cos थीटा का होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी 4 इंटू ए कितना है 3 और सी कितना है p1 स्क्वायर इक्वल। तो सिंप्लीफाई करूं मैं, 1 से तो मेरा p1 कट गया, बोला cos स्क्वायर थीटा इक्वल 12। सारी क्रॉस चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही है। ये 4 से कट करें, ये 4 ये 3, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, तो cos थीटा इक्वल टू √3/2। √3/2 cos किसका होता है 30 डिग्री। अब ये चीज ऐसे होगी, है ना, बड़ा होना चाहिए तभी तो इसके रियल रूट होंगे। cos की वैल्यू इससे बड़ी होगी तो एंगल जो है आपका 30 से कम होगा, तो जो एंगल कम होता है cos की वैल्यू ज्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 2। अब इस क्वेश्चन में गिवन था इलास्टिक कोलिजन है ना, तो ई वाला तो लग नहीं सकता, ये तो अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट आता है। सिंपल mv स्क्वायर लगाया मैंने और लगाया मोमेंटम कंजर्वेशन और उसको सिंप्लीफाई किया। तो यहाँ पे ट्रिक क्या थी, फिजिक्स का यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं है, फिजिक्स तो बड़ी सिंपल है, ट्रिक है अलजेब्रा। अगर आपसे उस टाइम इंस्टेंट क्वेश्चन हो गया सॉल्व 5 मिनट में, दैट इज वेरी नाइस। अगर आप अलजेब्रा में अटक गए तो वो फिर अटक ही जाते हैं। उसका सॉल्यूशन क्या है, अटक गया ब्रेन तो पेन डाउन, आंखें बंद, गिनती स्टार्ट 15 से, 15 14 15 14 13 12 10, एक तक गिनती गिनना है, ब्रेन रिबूट, नेक्स्ट क्वेश्चन। कई बार क्या होता है ब्रेन रिबूट होते ही क्लिक हो जाता है, अरे तो बड़ा सिंपल था, ये करना था, है ना। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स makes a very different makes a great impression in IIT JEE एडवांस। आपने सारा पढ़ लिया, साइकोलॉजिकली भी हमें स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। कौन सा क्वेश्चन था भाई ये, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन 2 आपका कंप्लीट हुआ। टोटल 16 क्वेश्चंस हैं और आपको मैंने कहा भी था 50-60% क्वेश्चन करो, अगर ज्यादा नहीं होता है इतने बहुत है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। अब ये तो आई थिंक बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, तो उनको बाद में देखें। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ है भी नहीं। इस तरफ तो मैग्नेटिक फील्ड है, पॉजिटिव वाई में, नेगेटिव वाई में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो इधर रोटेट करेगा ना इस साइड में, तो फ्लक्स चेंज भी हो रहा है, बाकी सारी बातें हो रही है। उस तरफ तो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं, तो फ्लक्स भी चेंज नहीं, कुछ भी नहीं, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी नहीं होगा। तो ये और ये तो हमारे वैसे ही गलत हो गए। बीच में जब वो उस तरफ चला गया घूम के, तो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होना चाहिए 0, या तो ए सही या फिर डी सही। अब दोनों में सही कौन सा वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर ये ऐसे, अगर ये थीटा एंगल घूमा तो ये है इसका एरिया वेक्टर शुरू, एरिया वेक्टर ऐसे घूमेगा, थीटा एंगल थोड़ा नीचे, और बी हमारा ऊपर है वर्टिकल में, एरिया वेक्टर और बी में एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। पहले आप फ्लक्स निकाल लीजिए, पहले आप फ्लक्स निकाल लीजिए, एरिया वेक्टर और बी में एंगल कितना है 90 माइनस थीटा का, ये तो आपको मैंने बता ही दिया। पहले फ्लक्स निकाल लो, पहले निकाल लो फ्लक्स। फ्लक्स होता है बी इंटू ए, का वैल्यू है बी नॉट कॉस ओमेगा टी,
ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू ए ही मान लेते हैं, स्क्वायर लूप है तो इसका एरिया ए अज्यूम कर लो, और दोनों में एंगल कितना है, थीटा, 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा वो आपका हो गया कॉस थीटा, और तो रोटेट कर रहा है तो थीटा क्या हो जाएगा, टी, थीटा आपका हो गया ओमेगा टी। पर और चेक कर लेते हैं, एक बार और चेक कर लेते हैं। अच्छा ये तो आपका डॉट प्रोडक्ट है, बी डॉट ए, क्रॉस तो है नहीं, ये है आपका डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस तो है नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डॉट ए यानी ए कॉस थीटा यानी ए कॉस ओमेगा टी का वैल्यू है कॉस थीटा, थीटा कितना है 90, 90 माइनस, 90 माइनस तो फिर साइन आ जाएगा, ये एंगल है तो अल्फा कर लो, अल्फा इक्वल 90 नॉट कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, क्या करूं मैं, डी नॉट टी साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी, तो ये अपना फार्मूला साइन 2 थीटा का हो सकता है, डिवाइड बाई 2 इंटू डी नॉट ए बाई 2, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बी नॉट ए बाई 2 साइन 2 ओमेगा। ये तो आपका फ्लक्स आ गया, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, डी फाइव बाई डी टी माइनस डी फाइव बाई डी टी, तो ईएमएफ आपका आ गया माइनस, वो कितना हो गया, इसको डिफरेंस किया तो माइनस बी नॉट ए ओमेगा, कट जाएगा कॉस 2, तो ये हमारा को आपको प्लॉट करना है, प्लॉट करना है, तो आपको प्लॉट करना है, इसको प्लॉट करना है, राइट हम लोग इसको प्लॉट, इसकी वैल्यू क्या है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, तो पे का वैल्यू 0 है क्या, उसका फंक्शन है ए, और ए आंसर, आंसर था तो ए या डी, तो आपका आंसर क्या हो गया, ए, आपका आंसर हो गया ए, तो जैसे आप, है ना, ये क्वेश्चन काफी सिंपल था, इसको लगभग में कोई भी इशू नहीं था, इसको लगभग सबने कर दिया, नंबर 1 कई लोगों ने कर दिया, किसी किसी का नहीं भी हुआ लेकिन आंसर सही हो गया, आंसर उन्होंने कर लिया एलिमिनेशन मेथड से। क्वेश्चन नंबर 2 कई लोग अटक गए, क्वेश्चन नंबर 3 ये सभी का लगभग हो, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते कर लेते, 4 देख तो बड़ा वर्नियर का क्वेश्चन, काउंट निकालो, ये तो ऊपर वाला तो आपका स्केल है, ये वाला आपका वर्नियर, मेन स्केल मार्क है 1 2 4 5 7 8 9 10 मार्क है,
और डिवीजन 1 सेंटीमीटर। 1 मैंने 1 वर्नियर में कितने मार्क हैं? 1 2 4 5 6 7 8 9। वर्नियर के अंदर भी 10 मार्क की है। पर और देख एक 1 2 4 5 7 8 9 4 5। तो वर्नियर के अंदर भी आपके 10 मार्क की है तो 10 मार्क की। अब ये देखना पड़ेगा हमें कि वर्नियर मार्क में मार्क से तो 1 2 5 6 7 में वन वर्नियर काउंट क्या होता था? 1 में 3/10 और 1 MSD कितना है? 1 mm आपका हो 10। ये वर्नियर का लीस्ट काउंट 0.3 mm है। सही भी है, तो मेन स्केल का ही लीस्ट काउंट 1 mm कम ही हो। तो ठीक है साहब, लीस्ट काउंट निकल गया। अभी यहाँ पे देखते हैं कौन सा मार्क एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है। तो वर्नियर का पहला मार्क एग्जैक्टली कोइंसाइड, रीडिंग क्या हो गई? और वर्नियर का पहला मार्क कोइंसाइड कर रहा है और वर्नियर के 0 के पहले एक रीडिंग होगा। लीस्ट काउंट मार्क आपका कितना हो गया? 1.3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में लिखना है तो 0.1। परफेक्ट, किया सारा काम। तो द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। थर्ड वाज ए वेरी, 16 क्वेश्चन आते हैं, आपने 8 से 2 क्वेश्चन। ट्रिक ये है कि क्या के लिए जो गेम रखने का आपको अभी ये आपके मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन, यानी एक ही 4 ऑप्शन होंगे, 1 और बट ये जैसे आप क्वेश्चन देखो पहले, सिंपल तो कोई हो, आपको स्ट्रिप का लेंथ ब्रेड्थ और थिकनेस है और उसका आपको निकालना है सेंटीमीटर क्यूब। लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ है 10, ब्रेड्थ है और का डेप्थ थिकनेस है 6 को मल्टीप्लाई करना है, इसका वॉल्यूम निकालना है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके पहले इनके सबसे हमें यूनिट सेम करने पड़ेंगे। ऑलरेडी रहेंगे तो इसको पहले सेंटीमीटर किया, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर किया,
10 के पावर माइनस और सेंटीमीटर होगा 10 की पावर माइनस। अब यहाँ पर सिग्निफिकेंट कितने, तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन में द सिग्निफिकेंट विल कितना है, ए ट्राई कर लो और जो आंसर आया उसको एक फिगर राउंड ऑफ कर दो, है ना। तो ये मैंने सारा कैलकुलेट किया, कहाँ कैलकुलेट किया है, किधर किया, मैं ढूंढ, तो इसको हम लोग दोबारा से, अरे कहाँ गया, ये रहा, दोबारा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गया मेरा टाइम, आया आपका 6, इसको चेक, फिगर कितने होंगे, खाली एक राउंड ऑफ को 1 राउंड ऑफ किया तो कितना, 10 की आ गया। वेरी सिंपल, इट्स और डायमेंशन आए दोनों 8 फॉर 16 में से आपके है, मल्टीप्लाई करना है, राउंड ऑफ करना है, आंसर है ना। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, अभी चलते नंबर 5 को एक बार देख लीजिए। 5 को 1 हुआ, 2 हुआ, नंबर 5 पर 5 क्या बोलता है, कंडक्टिंग आपका, अब इसके अंदर जा रहा है तो फ्लक्स, तो आप शुरू में तो मोशन, तो जो जितना अंदर गया जाएगा ना, ये सपोज ये एक्स अमाउंट अंदर गया, तो यहाँ पे तो साइड है, वहां तो आपका फोर्स बैलेंस हो जाए, खाली ये तो ये है ना, यहाँ पे लगेगा आपका फोर्स, फोर्स क्या होगा आपको पता है, तो फोर्स इसको रिटार्ड करेगा और इसको रोकेगा। तो शुरू में आपने इसको धक्का मार के, वेलोसिटी क्या थी v, तो v वेलोसिटी ये अंदर जा रहा है, एट t इक्वल टू 0 द लूप स्टार्ट्स टू एंटर वेलोसिटी, आपने इसको पुश करके छोड़ दिया अंदर, तो ये अंदर जा रहा है। अब ये अंदर जा रहा है तो क्या होगा, अभी ये अंदर जा रहा है तो जो है एफ का वैल्यू हो गया ILB, तो इसमें क्या होगा, आप
एफ इक्वल टू आई क्या है, और आपका रिगार्डिंग फोर्स है और अब एक राइट ले जा बाई डी बाई डी टी स्क्वायर बाई आर बाई डी टी आ गया एम एम करना है आएगा बाई वी बोला है के वी नॉट टू वी को इंटीग्रेट किया तो क्या आएगा बाई वी दैट विल इक्वल टू और हमारा एक्सपोनेंशियल से आपका वी जीरो इक्वल टू इंफिनिटी आपका वी जीरो। अगर हम लोग देखें और हम लोग लूप कम्स टू रेस्ट, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। खैर यहां से क्या आया, जो है लूप रेस्ट पे, पहले आपका लूप रेस्ट पे नहीं आया। पहले हम लोग सारे आंसर देख लें। ऑप्शन नंबर बी वाली एनालिसिस फोर्स, जब पूरा लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गया तो इस नेट फोर्स का जीरो, तो इस पे नेट फोर्स आएगा जीरो। सारा लूप ही अंदर आ गया, सारे फोर्स आपके बैलेंस हो, साइड का उससे कट गया, सामने वाली का इससे, तो ये तो आपका बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कब रुकेगा कब नहीं, हमें एक्स भी कैलकुलेट, चलिए इसको यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं। क्या था टू एक्स बाई ले जा एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स हमारा क्या है, एक्स हमारा है डिसाइड द मैग्नेटिक, आया ये हमारी एक्स की वैल्यू आ गई, ये एक्स की पेपर तो इस, तो एनी पॉइंट ऑफ टाइम वी कैन फाइंड आउट एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या है इतना, तो कब रीच होगा टी इक्वल टू एक्स, इसके ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है। टी धीरे धीरे आपका बढ़ रहा है,
टर्म धीरे धीरे आपकी कम हो रही है, इक्वल टू इन्फिनिटी में टर्म जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी इतनी। एक्स मैक्स कितना हो सकता है, एक्स मैक्स आपका हो सकता है वी नॉट बाई के। अब आप जो है हमारे 4 ऑप्शन ले लेते हैं और उनमें वैल्यू वी नॉट की है पुट करते रहते हैं, कर लेते हैं। हमारा कितना आया था, एक्स इक्वल टू 1 माइनस ऑप्शन ए इक्वल टू 1.5 एल रख देते हैं। एक्स मैक्स कितना होगा, 1.5 एल बाई के, हमारा हो गया 1, यानी ये लूप पूरा अंदर जाएगा, एल तो जाएगा ही जाएगा कम से कम, क्योंकि जो 1.5 एल आ रहा है एक्स, तो एल तो अंदर जाएगा ही जाएगा, लूप पूरा अंदर जाएगा। ये क्या बोलता है, स्टार्ट स्टॉप गलत क्या बोलता है, नॉट इक्वल बाई 10। अगर आपका वी नॉट के एल बाई 10 तो लूप आपका रेस्ट पे नहीं, लूप तो आपका रेस्ट पे कब आएगा, साल भी ले। एक्स मैक्स का कितना हो जाएगा, अगर वो के एल बाई 10 है तो एल बाई 10 आपका आ गया, थोड़ा ही अंदर जाएगा लेकिन टाइम का कोई ठिकाना नहीं है, इक्वल टू इन्फिनिटी पे रुकेगा। ये तो ऑप्शन नंबर 3, द कंप्लीट एंटर एट टाइम इक्वल टू, कंप्लीट कब होगा, व्हेन एक्स इक्वल टू, तो इस इक्वेशन में एक्स को तो एल पुट करते हैं और वी एल पुट, अच्छा चल रहा है। एक्स बाई के 1 माइनस एल 1 माइनस 3 एल, मैक्सिमम वैल्यू कितना है 3, एल से बड़ा है, पूरा लूप कब हो जाएगा एक्स इक्वल टू एल पे, तो इस एल पुट ये होगा 3 एल 1 माइनस पावर माइनस एल से एल चला गया, तो आ गया 1/3 इक्वल टू बाई 3 प्लस 1, तो 10 के एलन के आपका नहीं करें, आ जाएगा इस फाई के, ये आपका आ गया 1/k ln 3/2, ऑप्शन ये ऑप्शन भी आपका, यहाँ पे क्या था, आराम से ए बी सी
वो ऑप्शन तो आप बिना कुछ कैलकुलेट किए एलिमिनेट कर सकते हैं। एक तो सही है और एक गलत है। अगर टाइम नहीं हो तो ऐसे कर सकते हैं, और बाकी दो क्वेश्चन था, बच्चों ने कर दिया, ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत हुई नहीं, तो बच्चों ने मोस्टली कर दिया। क्वेश्चन सिंपल था और टाइम नहीं था, वो इन दोनों अटके भी नहीं आपका जो था। और मोस्टली 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन सारे हो गए। अभी हम चलते हैं कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे क्या है, तीन हल्की भारी बहुत भारी, और यहाँ पे आपका वेव जनरेटर तो जनरेटर है, तो आपकी ऑफ कोर्स हमने ये है बहुत सारे फ्रीक्वेंसी का नहीं, इक्वल टू एफ लैम्डा वी बी अंडर रूट टी बाई म्यू ना, और आपका जो फ्रीक्वेंसी आपका चेंज नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी आपका चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहले ऑप्शन ए, ऑप्शन ए बोलते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लें। कंसिडर द सिस्टम कनेक्टेड फॉर्म लीनियर डेंसिटी और रेस्पेक्टिवली S1 S2 are connected at P, S2 H1 other end is connected to wall, generator is connected to the end of S1, if there is represented by y equal to y naught t minus x, here y naught and k appropriate dimension, the following का मामला स्ट्रिंग्स है एक वाली, कुछ कैलकुलेट करना है नहीं, एनालिटिकल क्वेश्चन है, कुछ पढ़ लिया, आंसर पढ़ लेते, आंसर आ। When the wave reflects from point the first time, the reflected wave is represented by, जहां से रिफ्लेक्ट हो रही रिफ्लेक्ट हो आएगी कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है हेवियर पे, डेंसर मीडियम, तो उसका फेज भी चेंज होगा, डायरेक्शन गया ओमेगा टी, जा रही थी आ रही है प्लस के, डेंसर तो पाई भी आएगा, ये भी। When the wave transmits for the first time, the transmitted wave by omega t, आगे चलो ओमेगा टी, ओमेगा टी माइनस के एक्स आपका प्रोग्रेसिव वेव है, आगे जा रही है, टाइम तो ठीक है, तो इसमें टाइम नहीं, क्या होता है चेंज हो, आपका चेंज होगा, आपका वी चेंज, लैम्डा तो सर ने चेंज किया ही नहीं, आपका हो, and the wave reflects from first time. When the wave reflects from Q for the first time, the reflected wave is represented by omega t minus kx plus. ये भी समझ नहीं, क्योंकि यहां भी ये तो चेंज होगा ना, तो v क्या होता है अंडर रूट टी बाई म्यू, अगर मैं t सारा सेम मानता हूं, वेलोसिटी अगर v1 है, यहाँ कितनी हो जाएगी v1/2, और यहाँ कितनी हो जाएगी, और यहाँ पे लैम्डा 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 है, यहाँ पे हो जाए, यहाँ पे हो, अगर मैं k का वैल्यू, पर k का वैल्यू यहाँ पे
यहाँ पे हो जाएगा 2, ये आपका चेन, आपका चेन नहीं और नहीं किया, ये भी आपका when the wave time transmitted by t आपका चेंज आ गया वेव, ये क्यू है, आगे चला टी है। दोनों आंसर आपके सही हैं, ठीक है। तो सी आपका गलत, आपके सही है, आपका आंसर परफेक्ट। तो कोई क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। और आप देखेंगे तो इस जेईई एडवांस के एग्जाम में 16 में से 2-3 क्वेश्चन तो ट्रिकी हैं और बाकी अपने जो है ज़्यादा मुश्किल, बाकी अपने क्वेश्चन हैं ज़्यादा मुश्किल। ट्रिकी क्वेश्चन जो होते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन जो भी होते हैं उनको फाइंड आउट करना वो मुश्किल, बट वो भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है, जहाँ अटक गया ब्रेन वही ट्रिकी क्वेश्चन, बड़ा सिंपल मामला है। खूब प्रयास किया, खूब मेहनत किया, हमारा ब्रेन अटक गया, जहाँ ब्रेन अटक गया वही क्वेश्चन ट्रिकी, बाकी सारे क्वेश्चन नहीं है, ट्रिकी नहीं। तो जेईई एडवांस का एग्जाम क्या है, का है पेशेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 और ये भी आप देख लीजिए थोड़ा सा। सात हमने कर लिए, 16 क्वेश्चन टोटल होते हैं, 2 क्वेश्चन बचे हैं। नंबर 8 क्या बोलता है, ए पर्सन सिटिंग इनसाइड ए एलिवेटर परफॉर्म्स ए वेइंग एक्सपेरिमेंट, एन ऑब्जेक्ट ऑफ suppose the variation of height y in meter of the elevator from the ground with time t is given by y equal to 1 plus y upon second, taking g the maximum variation of object's weight as observed in the। तो ये क्या बोल रहा है, जो आपका एक्सेलरेट, जो आपका ये है लिफ्ट है, एलिवेटर है, एक पॉइंट पे अटका हुआ है हाइट पे, और वहां ऐसे ऐसे ओसिलेटरी मोशन कर रही है लिफ्ट पूरी। तो लिफ्ट में आ गई दिक्कत, तो लिफ्ट अटक गई, कहाँ पे अटक गई, 8 मीटर पे, 8 है ना, 8 मीटर पे अटक गई, और वहां पे ओसिलेटरी कर। लिफ्ट का इक्वेशन ऐसे लिख, आई माई इक्वल टू 9 अपॉन, हमें निकालना है लिफ्ट का एक्सेलरेशन, तो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, वाई वाई डॉट आई बाई डी cos पाई बाई टी
पर वो डिफरेंशिएट यहाँ पे y डबल डॉट, तो आपका क्या आएगा, y डबल डॉट आपका आ गया एक्सेल हो गया, 4 2 पाई बाई टी आएगा, पाई बाई टी का स्क्वायर आ गया माइनस, और ए का मैक्सिमम वैल्यू कितना, ये मैच हो जाएगा, ये आपका टी 40 पाई, तो कर देता हूँ पाई, हाँ स्क्वायर पाई, का वैल्यू देखिए कितना है, 8/400 है ना, 8/4, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन का वैल्यू देख लीजिए 8/4। अब इसको हमें यूज करना है, चलो जो भी है, और आगे निकालना है, चेक कर लें कैलकुलेशन, पाई बाई टी, पाई पाई, ये निकल गया। फिर लिफ्ट का मास कितना ऑब्जेक्ट का, लिफ्ट नीचे आ रही है तो उसका मास कम आएगा, एपरेंट वेट, ऊपर जा रही है तो उसका वेट ज्यादा आएगा, वेरिएशन क्या होगा, वेरिएशन क्या हो जाएगा, डब्ल्यू मैक्स, डब्ल्यू मैक्स क्या होगा, एम प्लस डब्ल्यू क्या होगा, आप वो कर लीजिए, आ जाएगा, टू पुट कीजिए, एम पुट कीजिए, ए पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ए का वैल्यू कितना है, राइट, आई थिंक यही आंसर आया, आंसर आना चाहिए 2ma। तो एक बार आप ये जो अपना कैलकुलेशन है इसको भी आप एक बार जरा चेक कर लीजिए, बिल्कुल सही बात है, आपका आंसर आ गया 2। अब ये तो हमारा 12th 11th एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन तो हमारा 11th एनसीईआरटी का हो गया जी, है ना। तो इसको एक बार आप ढंग से देख लीजिए, इस क्वेश्चन को एक बार आप जरा ढंग से देखिए, ये क्वेश्चन आपका 11th एनसीईआरटी का, ये क्वेश्चन गया आपका 11th एनसीईआरटी का, 11th एनसीईआरटी का। आधा पेपर आपका गया, लाइन पे चलते हैं, लाइन पे लाइन कुछ गायब हो गया, ये रहा 9। तो यूनिट वॉल्यूम कंटेन all the of all the food energy of
energy contained in the electromagnetic waves with the same volume, then the amplitude of the magnetic, तो परमिएबिलिटी इतना लेनी ही, तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन। आपका एक पर मैग्नेटिक गिवन है अल्फा पावर टेस्ला, ये मैग्नेटिक बेसिकली यहाँ भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी, एनर्जी निकाल सकते हैं हम लोग दो तरीके से, या तो निकाल सकते हैं ऐसे नॉट स्क्वायर बाय 2, या निकाल सकते हैं एनर्जी का एच न्यू एंड नंबर ऑफ फोटो, दोनों सेम ही होती है पार्टिकल थ्योरी या वेव थ्योरी, बस वैल्यूज पुट करनी है और आपको आंसर 1/2 V0 का पावर माइनस आपको वॉल्यूम गिवन है क्या, यूनिट वॉल्यूम आपको गिवन, एच का वैल्यू गिवन है 6, तो फ्रीक्वेंसी कितनी, नंबर ऑफ फोटॉन्स गिवन है 10 की, सिंप्लीफाई कर लीजिए, अल्फा का वैल्यू निकाल लीजिए, सारा कैलकुलेशन भी इजी, बिल्कुल मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है इसका, ये भी इजी, कई बार होता है ऑफ थिंग कैलकुलेशन, ये भी इसका इजी ही है, इसमें ज्यादा मुश्किल ज्यादा मार, ठीक है। नंबर 10, क्वेश्चन वाला क्वेश्चन पढ़ो, सोचो और करते रहो तो आपका आंसर आ जाए। बहुत सारे फार्मूले नहीं है, बहुत सारे फार्मूले नहीं है, खाली जो आपको पता है बेसिक थ्योरी वही थ्योरी लो एंड दैट्स इट, तो आपका बड़ा इजी आएगा, आपका बड़ा क्या बोल रहा है, एक प्लेट है, एक प्लेट आपका हायर टेम्परेचर, तो आपका लोअर और हायर से लो, और ये वैक्यूम रखे हुए, कंडक्शन हो नहीं रहा, कन्वेक्शन भी नहीं हो रहा, रेडिएशन हो रहा है, फॉर्मूला आएगा आपका रेडिएशन वाला, है ना, फॉर्मूला आएगा आपका रेडिएशन, तो इससे इस पर आ रही है W0। अब देखो इन दोनों का टेम्परेचर कांस्टेंट है, आप बोल सकते हो सर ये तो हीट को लूज कर रहा है, गर्म है, ये ठंडा है तो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसके टेम्परेचर भी चेंज होने चाहिए, बट खुद में लिखा हुआ है आर कैप्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी इनका टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब एक्सटर्नली एजेंट लगा करके टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हुआ, ये गर्म है तो इसको हीट एक्स्ट्रा बाहर से, ठंडे से हीट निकाल रहे, तो इनके टेम्परेचर चेंज ना, तो ये हीट दे रहा है, ये हीट रहा है, तो टी अब हमारा थ्योरी क्या बोलती है ना, हीट एक्सचेंज वाली, एवरी ऑब्जेक्ट एट एवरी टाइम एब्जॉर्ब्स द हीट एंड रेडिएट्स द, तो क्यू वाले भाई साहब हैं वो हीट को एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं, वाला भी हीट को एब्जॉर्ब भी कर रहा है और हीट को ले भी,
तो W का एरिया ए मान लेते, तो इससे निकला और इसने हीट, है ना, हाँ, इसने इतना हीट जो है निकला और इसने हीट को एब्जॉर्ब भी किया। Every object absorbs the heat and रेडिएट करता है के टेम्परेचर, एब्जॉर्ब करता है सर। तो इन भाई साहब ने इतना तो रेडिएट किया, इतना एब्जॉर्ब, ये भी एब्जॉर्ब भी कर रहा है, रेडिएट भी कर रहा है, लेकिन एब्जॉर्ब कम कर रहा है, रेडिएट ज्यादा कर रहा है। तो इससे इतनी निकली कि हमारी हो गई। अगले केस में आते हैं कि 1 2 ये 1 है और आपने 2 प्लेट और लगा दी। अब दोनों प्लेट आपकी स्थित, उनपे कोई एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल आपका पी और क्यू पर ही है। तो कंट्रोल जो है आपका पी और क्यू पर ही है, बाकी दो एक्सटर्नल आपका। तो इसीलिए क्या होगा, इसीलिए हीट इससे इसमें, उससे उसमें, उससे उसमें जाएगी। उसके आप इक्वेशंस लिख लीजिए, है ना, उसके इक्वेशंस लिख लीजिए, उनको सॉल्व कर लीजिए। तो आप सॉल्व कर लीजिए, इक्वेशन लिख करके आप सॉल्व, उनको सॉल्व कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इक्वेशंस को मैं सॉल्व करता हूं। डब्ल्यू एस आपका कितना, 4 माइनस, है ना, T14। तो इससे 1 में गई, 1 से 2 में, और 2 से आपका क्यू। अब इसका टेम्परेचर और उसका आपका कितना है, क्यू। इधर भी लिख लीजिए, हाँ इधर लिख दे, टू ए 14। ये मैंने 1 के, तो 1 वाला जो है हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, कहां से भी कर रहा है, और 2 से भी कर रहा है, और 2 से भी कर रहा है ना, टीपी से कर रहा है इधर ऐसे, क्या रेट से, ए, और 2 से भी कर रहा है ए T2। और ये जो है हमारा हीट को रिलीज कर रहा है, हीट को रिलीज कर रहा है, इसको फिर मैं टरबाइन में लगाया मैंने, वो एरिया है इधर वाला और उधर वाला। तो जो हीट नंबर 1 है, हीट को एब्जॉर्ब भी कर रही है, हीट को रेडिएट भी कर, एब्जॉर्ब भी कर रही है, रेडिएट भी कर रही है। क्या किया हमने जो है, हमने जो है इस ये लिखा 1 के लिए 2 से हीट आ रही है, पी से हीट आ रही है ना, ये दोनों पास में आ रहे, और इतना जो आया उतना निकाल दिया। कारण इसका क्वेश्चन में लिखा है स्टेडी स्टेट का टेम्परेचर विद टाइम चेंज। तो ठीक है, फिर माई इक्वेशन नंबर आप 2, अब लिख लीजिए इक्वेशन आप 2 के लिए। 2 के लिए इक्वेशन क्या आएगी, से भी ले रहा है, 1 से भी ले रहा है, और रिलीज कर रहा है। तो क्यू से कितना लेगा, 4, बिल्कुल सही बात है, 1 से 6, 4 लिख ली, और से इतना लिया, इसका इतना लिया, और दोनों का
इक्वेशन। वो तो आपका मेंटेन्ड है, वो तो आपको निकालना है रिलेशन बिटवीन किस किस में, टू में और T2, है ना। दैट रिलेशनशिप बेसिकली यू हैव टू फाइंड। तो फटाफट से इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हमारा आंसर निकाल लेते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन, तो मैं इस पर ध्यान दूंगा नहीं। हाँ, तो आपका जो W है वो आपका आ जाता है T/3 और दोनों का आप रेशियो आपका आ जाता है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। फटाफट से आगे चलते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 12, 13 और बाकी क्वेश्चन है वो सारे सॉल्व। लास्ट के 3 काफी इजी, यहीं पे सॉल्व कर लेते। प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर ये कब होता है? प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर ये अपना नॉर्मल है वाला नंबर 5। Z-1 कब होता है? एनर्जी ऑफ करेक्ट। तो P को 5 कर लो, Q को 1 कर लो, इसका आंसर आ गया। वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसमें है क्वेश्चन नंबर 15। फटाफट से इसको क्वेश्चन नंबर 15 को आप देख लीजिए, तभी आपका आंसर आ जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग 2 मिनट में कर रहे हैं, 2 ही मिनट लगेंगे हमें, ज्यादा हमें नहीं लगेगा। Now these are all very simple questions, very simple. क्वेश्चन नंबर 15 है ना, 2 मिनट में हमारा सारा काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 खाली डिफरेंस है, और ये क्या है? वोल्टेज। आपका फेज डिफरेंस नहीं होना चाहिए, कोई आपका फेज डिफरेंस होना चाहिए, नहीं होगा आप अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आएगा तीसरा, ठीक का आंसर आपका तीसरा आ जाएगा, बाकी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑल वेरी सिंपल थिंग्स। तो इसका ऑप्शन है आपका ए। ठीक है, ये अपना खाली आर है, एल एल एंड दैट्स इट, एंड दैट्स इट। क्वेश्चन 3 पे आते हैं। 14 तो बड़ा ही इजी है, 14 भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 14 में तो आई थिंक कुछ भी नहीं है। 14 तो सिंपल आपका एनसीईआरटी टाइप क्वेश्चन है ना। तो 14 क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी। 14 तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ये 2 डाइपोल है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, P का 1। ये 2 डाइपोल है, राइट। इलेक्ट्रिक है एक फटाफट का क्या होगा? तो एस आपका लास्ट ऑप्शन है, तो एस में क्या होगा? एक डाइपोल ऐसे है, और यहाँ पे डाइपोल का फार्मूला होता है एक्स। इसके लिए ये पॉइंट क्या हो गया? थीटा इक्वल टू 0। के लिए थीटा तो कितना है? इसके थीटा है आपका 180, राइट। कैन कैलकुलेट ऑल वेरी सिंपल। जो क्वेश्चन करना है ना, लगाना थर्मल है, एनर्जी है R/2 है लैम्डा, यहाँ से तो R इक्वल 5 mv का मोमेंट, और आपका हेड ऑल द आउट द वैल्यू ऑफ। ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 12 है, आपको वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज पुट क्यों करनी है? क्योंकि
ये जो आपका है क्या बोलते हैं वैल्यू, ये कितना है 5 प्लस माइनस 20% का वेरिएशन, 20% का वेरिएशन है, डिफरेंशिएट नहीं करना है, वैल्यूज पुट करके निकालना है। पहले निकालना है एवरेज वैल्यू, फिर निकालना है मैक्सिमम वैल्यू जो आपका मैक्सिमम हो सकती है। तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, एब्सोल्यूट एरर। जो भी आए उसको कैलकुलेटर पे लिख देना है, वो आपका आंसर आ जाएगा। 10 पॉइंट क्या है ये पेपर में कहीं पर भी आपका जो है वो नहीं है, क्या बोलते हैं, कैलकुलेशन बहुत लेंदी आपके इस बार नहीं आए। दैट्स इट। ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका काफी सिंपल, भी आपको स्ट्रेट लाइन खींच ऐसे ये ऐसा, और यहाँ पे आपका क्या होगा पोलराइजेशन। तो आपको लगाना है अपना वो tan थीटा वाला म्यू, राइट, म्यू है अंडर अल्फा लिख लेते, एंगल आपका 60 आएगा, यहाँ रिफ्लेक्ट है, बट यू विल फाइंड आउट तो रे आ रही है ना हमारी वाली रे, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लूं, नहीं बना, लास्ट क्वेश्चन है इसमें कर कैसे आएगी, और ये है कैलकुलेट, तो आपको ये मिलेगा, जो रे है ना यहाँ पर 90, ये पूरा डिस्टेंस है आर, आपका हो जाएगा r/2 90 आर, तो आपका एंगल निकल आए, वैल्यू आपका 3/4 आता है साइन थीटा का वैल्यू। आप इस तरह क्या है ये सब आ रही है दो पार्ट में, दैट्स इट। तो ये हमारा आज का पेपर हुआ, हमने क्वेश्चंस काफी हैं और बाद के हमने थोड़ा फास्ट किए हैं, है ना, टाइम की नहीं थी टाइम के लिए, बट कंक्लूजन क्या है, पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन ट्रिकी थे जहाँ आपका ब्रेन अटकता है अलजेब्रिकली, बाकी क्वेश्चन सिंपल थे, तो रखना है, कंपोजर रखना है और क्वेश्चन, दैट्स इट। आई थिंक दैट्स फॉर ऑल। पेपर 1 हमारा आज कंप्लीट हुआ, पेपर 2 हम लोग बाद में अपलोड करेंगे। अब ये जो मैंने रिकॉर्ड किया है इसको मैं आज अपलोड भी कर दूंगा। चलिए डन, थैंक यू।